वंदे मातरम। जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। साथियों, कारगिल नाम आप सभी ने सुना होगा, जहां 6000 फीट से 18000 फीट ऊंची चोटियां हैं। सन 1999 में पाकिस्तान ने इन चोटियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारतीय सेना के वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के उन कायरों को, उन कब्जा करने वाले आतंकियों को भगा दिया था। साथियों, उनको मारा था, उनको खदेड़ा था। जी, मैं बात कर रहा हूं 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बारे में, क्योंकि साथियों आज कारगिल विजय दिवस है। इस विजय दिवस को क्यों मनाया जाता है, कैसे हम लोगों ने कारगिल युद्ध को जीता था, कारगिल युद्ध में कितने शहीद हुए थे हमारे सैनिक और कितने आतंकियों को हमने मारा था, इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी साझा करेंगे। बस आप लोग अपना कीमती समय देकर के इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके जाना दोस्तों। चलिए, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कारगिल युद्ध 1999 की। कुछ तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन इससे महत्वपूर्ण है कि मैं आपको मैप के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो ये जो आपको चोटियां दिखाई दे रही हैं, ये टाइगर हिल है, इधर मस्की है और बहुत सारी यहाँ पर चोटियां हैं। आप लोग आगे भी देखोगे, टाइगर हिल, पीटी 5100, थ्री पिंपल्स, ये क्या है अभी आपको थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक मैप आपको दिखाई दे रहा है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है, भारत का ऊपरी हिस्सा। ऊपरी हिस्से के दोनों तरफ हम लोग देखें तो दुश्मन देश हैं, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना। दोनों ही देश कोशिश करते हैं कि कब भारत की निगाहें दूसरी तरफ हो और हम उनके कुछ हिस्से पर कब्जा कर सकें। जी, ये पाकिस्तान भी कोशिश करता है लगातार और चीन भी कोशिश करता है, और दोनों ने ही लगातार कोशिश की है। चीन ने अक्साई चीन छीन लिया था, उसके बाद पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा कर लिया था, और यहां लगातार इस तरह की प्रतिक्रिया चलती रहती हैं। ऐसी ही प्रतिक्रिया हुई थी 1999 में। 1999 में आप लोग यहां पर देख रहे होंगे एक क्षेत्र है जो कि आपको कारगिल नाम से यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्षेत्र है कारगिल। ये पीओके के आसपास पड़ता है लगभग, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था 1947 में। आप लोगों को यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, हालांकि ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है। अभी 2019 के बाद इस पर जो है यहाँ पूरा ये लद्दाख का हिस्सा बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। उससे पहले यहाँ पर दोस्तों लद्दाख था। इधर हम लोग, ये पीओके का क्षेत्र है, और इधर कश्मीर, इस तरीके से चीजें बनी हुई थी। तो यहाँ पर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये दोस्तों पूरी की पूरी जो लाइन है, ये है आपकी पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ इसके ही बराबर में पड़ता है कारगिल, जो कि हमारे देश का हिस्सा है। हालांकि पीओके भी हमारा देश का हिस्सा है, लेकिन अभी पाकिस्तान ने इस पे कब्जा किया हुआ है। यहाँ कारगिल, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1971 में हमारे देश का और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में चल रहा था गृह युद्ध, जिसके बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों अलग हुए, और इधर पश्चिमी जो पाकिस्तान था वो बन गया बांग्लादेश। जिसके बाद पाकिस्तान और भारत की झड़प हुई। उसके बाद एक समझौता हुआ था, हालांकि युद्ध में पाकिस्तान हार गया था। जिसके बाद एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता। शिमला समझौता के बाद क्या हुआ था कि जो एलओसी वाला क्षेत्र है या और जो क्षेत्र हैं, उन पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं अब नहीं होंगी, ऐसे हस्ताक्षर किए गए थे। और पाकिस्तान ने बड़े खुश होकर के ये कहा था कि मैं ऐसा झगड़ा नहीं करूंगा, बस आप लोग व्यापार को आगे बढ़ाइए, ऐसी कोई दिक्कत आगे से हमारी तरफ से नहीं आएगी। इस तरह की कुछ अद्भुत बातें पाकिस्तान ने की थी, जो कि बिल्कुल पचने लायक नहीं थी, डाइजेस्ट नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर भी भारत मान गया, क्योंकि भोला भाला देश है, बार बार मान जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे देश के जो सैनिक लगे हुए थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो -5 डिग्री से लेकर के -11 डिग्री तक, और भी ज्यादा चला जाता है माइनस में। बहुत ठंड रहती है, सांसें तक रुक जाती हैं साथियों, इतनी ठंड यहाँ पर होती है। बर्फ जमी हुई रहती है यहाँ पे। तो इसलिए जो हमारे देश के सैनिक थे, क्योंकि यहाँ पे झगड़ा शांत हो गया था और अब ऐसा लगता नहीं था कि दोबारा से झगड़ा होगा, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो हमारे देश के जो सैनिक थे वो पीछे आ जाया करते थे, थोड़ा सा श्रीनगर वाले हिस्से में या आसपास जम्मू वाले हिस्से में आ जाया करते थे। यहाँ अपने बंकरों को वो खाली कर दिया करते थे। ये पाकिस्तान को पता था, क्योंकि पाकिस्तान की सेनाएं भी वापस चली गई थी। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि कायर है, पीठ पर वार वार करता है, तो पीछे से छिपते छिपाते ये भारत की सीमा पार करते हुए आगे आ जाता है। अब ये पाकिस्तान, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे ये,
कुछ कहते नहीं ये कश्मीरी थे, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं जो कश्मीरी है पीओके वाले हिस्से के, लेकिन ये सब पाकिस्तानी कहते हैं ऐसा कि हमारे देश का कोई नहीं था, आपके ही देश के थे, लेकिन एग्जैक्ट जो थे वो पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस के जवान थे, जो पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, उसके जवान थे। और ये आते हैं यहां से होते हुए, पीओके होते हुए भारत की तरफ ये रुख करते हैं, क्योंकि यहां पर भारत के जवान थे नहीं, तो उनके जो बंकर थे वो खाली पड़े हुए थे। उन बंकरों पर ये कब्जा करना शुरू कर देते हैं। लगभग 132 से अधिक पॉइंट्स बनाए हुए थे, उन 132 पॉइंट पर ये कब्जा कर लेते हैं। साथियों, इनकी जो सहायता की गई थी वो कश्मीरी गोरिल्ला और जो अफगानी काफिले हैं या अफगानी जो कातिल हैं, उन्होंने इनका जो है वो पूरा का पूरा सहारा दिया था इनको, चलिए आगे बढ़िए, इस तरह से उन्होंने इनका साथ दिया था। ज्यादातर जो घुसपैठ ही थे वो अप्रैल में हुई घुसपैठ में ज्यादा आते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं, हालांकि ये घुसपैठ जो हुई थी, ये घुसपैठ जो हुई थी वो फरवरी के महीने से होना स्टार्ट हुई थी, 1999 में फरवरी महीने से। लेकिन फरवरी महीने में क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा मुश्किल था आगे युद्ध लड़ पाना या अटैक कर पाना भारत के ऊपर। तो ये कोशिश कर रहे थे कि अभी रुके रहें और मौसम थोड़ा सा और बदले, उसके बाद हम लोग कुछ करें। तो अधिकतम जो घुसपैठ हुई थी वो अप्रैल के महीने में होती है यहाँ पे, अप्रैल के महीने में, क्योंकि बर्फ जो है वो पिघलने लगती है, ये आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। अब यहाँ से लगातार लगातार जो है वो सैनिक आते चले जा रहे थे पाकिस्तान से और यहाँ कब्जे करते चले जा रहे थे। भारतीयों को कोई पता नहीं, उनको कुछ भी पता नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 2 मई का दिन आ जाता है, 2 मई, लगातार आप देखिए फरवरी से घुसपैठ चालू होती है और मई का महीना आ जाता है। मई के महीने में एक व्यक्ति था जो कि वहां का रहने वाला था, नामग्याल। वो अचानक उसकी जो एक उसके पास याक था, उस याक को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो खो गया था, वो नया नया याक था तो वो दिशा भूल गया था, वो अचानक से पहाड़ों पे खो जाता है। नामग्याल पीछे पीछे जाता है और कोशिश करता है कि मेरा याक मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब वो घूमता फिरता इधर से उधर पहाड़ों पर चलता रहता है इस कारगिल वाले हिस्से में। अब वो अचानक से देखता है कि दूर उसे कुछ एक्टिविटी दिखाई देती है, कुछ लोग उसको दिखाई देते हैं जो वहां पर इलीगल तरीके से घूम रहे थे, उनके पास कुछ हथियार भी थे। क्योंकि वो जानता था कि भारत की सेना यहाँ पर अब रहती नहीं है, ठंड के मौसम में वो यहाँ से चली जाती हैं, तो ये कौन हो सकता है। वो थोड़ा सा डर जाता है और भागता हुआ सीधा आता है भारतीय सेना के पास और 3 मई को ये खबर देता है भारतीय सेना को और कहता है इस तरीके से मैंने कारगिल में कुछ एक्टिविटी देखी है जो कि आतंकवादियों की एक्टिविटी हो सकती है। इस बात को भारतीय सेना जो है वो ठंडे बस्ते में नहीं रखती है, तुरंत रिएक्ट करती है, कोशिश करती है जाके देखें क्या हुआ अचानक से, और कोशिश करती है कि चलें और देखें कि क्या हुआ है ये। तो वहां से भारतीय जो सेना है वो पेट्रोलिंग के लिए निकलती हैं और देखती हैं। जब वो देखती हैं तो पता लगता है कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। अब साथियों, क्योंकि आप लोग समझिए, उनको ये था कि यार समझौता तो हो गया है, यहाँ कोई होगा नहीं, ये सब दुबक छुपक के हुआ था कायरता के वेश में। इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि इनका जो मकसद था पाकिस्तानियों का, वो क्या था, आप सोच के समझ के देखिए। पाकिस्तानियों का मकसद था यहाँ पर श्रीनगर और लेह को जो रास्ता है उसको तोड़ना, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे, मैं इस वाले पार्ट में आपको समझाऊंगा, आप थोड़ा सा और क्लियरली समझ पाओगे। देखो, ये पीओके वाला क्षेत्र है, इधर सियाचिन ग्लेशियर है, इधर अक्साई चीन है। हमारे भारत में ये वाला जो हिस्सा है ये जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहां से एक ऊपर से एक रास्ता आता है, लेह से होता हुआ, लद्दाख के ऊपर लेह है, लेह से होता हुआ आता है और वो सीधा श्रीनगर तक जाता है। ये एक ही रास्ता है, बाकी पहाड़ी पहाड़ है, यहाँ पर आने जाने का एक ही रास्ता है। 1999 में ये एक रास्ता था। यहां पर बीच में पड़ता है क्या, आप लोग जानते हैं, मैंने समझा चुका हूं, कारगिल। इन पाकिस्तानियों का मानना था कि अगर इस रास्ते को तोड़ दिया जाए, मतलब इस रास्ते को रोक दिया जाए यहां से, तो इधर से जो आर्मी है वो नहीं आ पाएगी और हम इस पूरे हिस्से पर कब्जा कर सकते हैं, ऐसा इनका सोचना था, इनका मानना था। इसीलिए तो इन्होंने यहां पर ये अटैक किया था।
क्योंकि कारगिल में हम लोग देखें तो कुल 23 चोटियां हैं। सबसे ऊंची चोटी जो है वो, उसका नाम है 5608, जो कि 18,399 फीट ऊंची है। और सबसे जो छोटी चोटी है उसका नाम है वाड्रम, करीब 14,964 फीट की ऊंचाई है उसकी। घुसपैठ ये कोशिश कर रहे थे कि इन 23 की 23 चोटियों पर हम कब्जा कर सकें, कर लें। कोशिश भी की थी, हालांकि उन्होंने बहुत सारी चोटियों पर कब्जा कर भी लिया था। ये चोटियां हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये इन चोटियों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेना को भी खबर मिल चुकी थी कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो यहाँ पर आ चुकी है एक अजीब भेष में, और उनके पास हथियार भी हैं और अटैक कर रहे हैं, कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो हमारी तरफ से चलाया गया एक ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय हमारी तरफ से चलाया गया। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी, हालांकि देखो मई में इसकी शुरुआत हुई थी, लगभग ये 3 तारीख को सेना को पता लगा था हमारी को कि इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। तब ये 3 तारीख से ही शुरुआत हो गई थी ऑपरेशन विजय की। लेकिन एक एक सही ढंग से जो इसको शुरू किया गया था वो 19 मई 1999 में से इसको चलाया गया। 1999 19 मई से इसको स्टार्ट किया गया। लेकिन हमारे देश की जो सेना है उनकी कुछ चुनौतियां थी। ऐसा नहीं था कि हम जाएं और सीधा अटैक कर दें इनके ऊपर, कुछ मुश्किलें थी। तो अटैक कर पाना बहुत मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? कि सबसे पहली बात तो कि ये जो पहाड़ियां हैं वो खड़ी पहाड़ियां हैं, बर्फीली पहाड़ियां हैं, खड़ी पहाड़ियां। यहां पर नॉर्मल आदमी का चढ़ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल समझते हो? हमारे और आपके बस की तो है ही नहीं। आर्मी के जो जवान होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो लोग यहाँ पर चढ़ सकते हैं, वो भी रस्सी बांध करके एक दूसरे से ज्वाइंट होकर के यहाँ पर चढ़ाई करते हैं। अब सोचिए अकेले चढ़ पाना इतना मुश्किल होता है, अगर उनको हथियार दे करके इस पे चढ़वाया जाए तो और मुश्किल है। तो सबसे बड़ी मुश्किल तो यही थी कि इन जो एकदम खड़ी पहाड़ियां हैं इन पे चढ़ पाना बहुत मुश्किल था। उधर से पाकिस्तानी यहाँ पर क्योंकि इन पहाड़ियों पे पहले से थे तो उनसे अटैक कर पाना मुश्किल था। दूसरा, अगर आप किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो पहले एक रणनीति होनी चाहिए। बिना रणनीति के अगर हम किसी पे युद्ध करें तो कैसे युद्ध करेंगे? अब उस रणनीति को बनाने के लिए समय की जरूरत होती है, समय यहाँ पर था नहीं। नेक्स्ट, अगली बात, जो भारत के आर्मियों के जो बंकर थे वो इन्होंने घेर लिए थे, तो अब जाके जो भारत की आर्मी है वो कहाँ जाकर के जो है स्टंट करे, कहाँ रुके? अगली बात ये थी कि जो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी, उसको भी खबर नहीं थी कि इस तरीके से पाकिस्तानी भारत में आ रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है भारतीय सेना को आई। उसके बाद क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन विजय चलाया गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे एक जगह है, आप देख रहे होंगे, तोलोलिंग। तोलोलिंग की जंग के बारे में हम लोग समझते हैं। ये मौजूदा जो है द्रास एक सेक्टर है, वहां पर स्थित है तोलोलिंग। दूसरे मैप पे दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो लगभग ये तोलोलिंग जो है वो इस क्षेत्र में है, यहाँ पर, यहाँ ये तोलोलिंग की पहाड़ी है, ठीक है, द्रास का क्षेत्र ये है। और इधर आप लोग देख रहे हैं ये टाइगर हिल है। ओके, इस मैप के माध्यम से आप लोग देखना, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। ओके, तो यहां पर दोस्तों क्या होता है, ये लेह और श्रीनगर के हाईवे को ठीक उसके सामने है। श्रीनगर का जो लेह का हाईवे है उस हाईवे के ठीक सामने है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ अटैक किया। लेकिन दोस्तों सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान, सबसे ज्यादा जो बलिदान दिए वो इसी क्षेत्र में दिए। और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो 16,000 फीट इसकी चोटी की ऊंचाई है। कितनी? 16,000 फीट इसकी ऊंचाई है। इस ऊंचाई पर सबसे पहले उन पाकिस्तानी घुसपैठियों को यहां से खदेड़ा, मारना शुरू किया। यहां पर बहुत सारे सैनिक थे जिन्होंने अपने बलिदान दिए और कोशिश की इनको मारा, क्योंकि यहाँ मैंने टेम्परेचर बताया आपको, -5 से -11 डिग्री टेम्परेचर है। एकदम सांप जैसे रास्ते हैं, जिस तरीके से सांप नहीं होता ऐसे रास्ते हैं, इन पर चढ़ पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ एक कैप्टन विक्रम बत्रा थे जिन्होंने हाथों से लड़ाई की, कुछ भी हथियार नहीं था उनके पास, फिर उन्होंने जाकर के हाथों से ही मारना शुरू किया। और लगभग मेरे हिसाब से 4-5 उसमें दे रखे थे, 4-5 पाकिस्तानियों को मार दिया था उन्होंने हाथ से। उसके बाद एक कैप्टन SS जमवाल थे जिन्होंने आखिरी हमला बोला था, पाकिस्तान को वापस भगाया था, उन्हें ढेर किया था, है ना, बहुत सारे ऐसे उन्होंने किए।
और यहाँ तोलोलिन को कब्जा किया। तोलोलिन को कब्जा करने के बाद पॉइंट 51-40 पर कब्जा किया। बम्प 9 जो बंकर बने हुए थे 9 और 10 उनको भारत में शामिल किया, दोबारा से फतेह हासिल की, क्योंकि उन पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे कुंडली मार करके। उसके बाद एक पॉइंट 4700 था इसी बीच में, शायद मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैप होगा तो। जैसे ये द्रास की पहाड़ियां हैं, है ना, मशको, ये है मशको, ठीक। उसके बाद कक्सार, कारगिल, है ना, वटालिक, इन सभी पे जो है पाकिस्तानी आर्मी आकर के रुकी हुई थी। इसके बाद पॉइंट 4700 थ्री पिंपल्स, दिखाता हूँ आपको। थ्री पिंपल्स भी मैंने मैप पे लगाया हुआ है, ये देखो यहाँ पे है थ्री पिंपल्स। इस वाली पहाड़ी पर जो है पाकिस्तानी आर्मी आकर के बैठ चुकी थी, इसको भगाया। अब ये इतना है कि आप लोग सोचिए, ये इतनी ऊंची पहाड़ियां हैं कि अगर इन पहाड़ियों से कोई भी व्यक्ति अगर देखना शुरू करे तो 10-20 किलोमीटर का हिस्सा तो ऐसे दिखाई दे जाता है बिना दूरबीन के, समझ रहे हो? 8-10 किलोमीटर का एरिया। अब सोचिए दूर से भी कोई आ रहा है, सैनिक आ रहा है, कोई सपोर्ट में आ रहा है भारत के में, तो उसको तो नीचे मारना बहुत आसान है ना। अगर एक पत्थर भी फेंक के मार दिया जाए तो नीचे नुकसान कर देगा, लेकिन नीचे वाले ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसलिए इनको मार पाना मुश्किल था, क्योंकि ये ऊंचे पर थे। इसके बाद पाकिस्तान के पास एमएमजी, एमएमजी मतलब मीडियम मशीन गन थी, उनसे ये फायरिंग कर रहे थे। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे हमले हुए, लगातार कोशिश की, फिर यहाँ इसको कब्जा किया गया। फिर टाइगर हिल, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे टाइगर हिल। टाइगर हिल के लिए जाने के लिए इन पर कब्जा इधर से करते हुए जा रहे थे, इन सभी चोटियों पर भारतीय इधर से कब्जा करते हुए जा रहे थे, और इन पहाड़ों से चढ़ते हुए आगे जा रहे थे। पहाड़ के इधर से ऊंचाई इधर ज्यादा है, देखना, इधर की तरफ ऊंचाई ज्यादा है। और ये वाला जो टाइगर हिल वाला हिस्सा है, वो जो श्रीनगर का हाईवे है उससे 10 किलोमीटर दूरी पर है। और सबसे चर्चित जो जगह है जहां पर कारगिल युद्ध हुआ था वो यही है। इसके बाद साथियों यहाँ पर टाइगर हिल पर कई दिशाओं से भारतीय सेना ने कब्जा बोला। साथ ही बोफोर्स स्तूप, जो बोफोर्स स्तूप है, उसका अहम किरदार रहा है इस युद्ध में। उसके बाद गोले, रॉकेट लॉन्चर, इन सभी को यूज करते हुए भारत के जो सैनिक थे, वीर सैनिक, वो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों 5 जुलाई को 8वीं सिख बटालियन ने तिरंगा झंडा यहाँ पे लहराया था। इसके बाद पॉइंट 4875 यहाँ नहीं है, बहुत सारे पॉइंट थे यार, यहाँ पर मुझे कहीं भी ना मैप नहीं मिल पाया, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की थी मैप ढूंढने की, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट सारे मैप नहीं मिल पाए थे। लेकिन आप लोग ऐसे ही समझो कहानी को पूरी को। पॉइंट 4875 कारगिल की जंग का एक अंतिम दौर था यहाँ पे। सबसे आखिरी जो लड़ाई हुई थी वो इसी पॉइंट पर हुई थी, 4875 पॉइंट। यहाँ ये मस्को घाटी है एक, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मस्को घाटी, इस घाटी के पास था ये, ठीक है। यहाँ पर सबसे आखिरी युद्ध हुआ था। इस पॉइंट से नेशनल हाईवे का जो 30 किलोमीटर का हिस्सा है, इतना लंबा हिस्सा, इतना लंबा इलाका दिखाई दिया करता था। तो मुश्किल तो यहाँ भी मुश्किल थी, मतलब कि 30 किलोमीटर तक का हिस्सा दिखाई दे रहा था नेशनल हाईवे का। अगर कोई भी मदद आ रही है तो सीधा उस पर फायर, सीधा उस पर जो है रॉकेट लॉन्चर छोड़ जाता था। लेकिन भारतीय सेना कभी पीछे हटने वाली नहीं है। लाख मुश्किलें आए लेकिन पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावनाएं होती हैं। दोस्तों इस युद्ध के अंदर पाकिस्तान के 5,000 से भी अधिक सैनिक थे जो घुसपैठी बन करके आए हुए थे, 5,000 से भी अधिक सैनिक। अब जिनमें मैं अगर बात करूं कितने आतंकवादी मारे गए थे, यानी कि जो घुसपैठिए थे, लगभग 2700 घुसपैठिए मारे गए थे। और सबसे बड़ी बात कि 750 से भी अधिक घुसपैठी तो डर की वजह से भाग गए थे वापस, रुके नहीं यहाँ पे। लेकिन भारत का सैनिक कभी वापस नहीं भागता, मर जाएगा अपने देश के लिए, लेकिन वापस का कोई मतलब नहीं है। देखो पाकिस्तानी 750 से भी अधिक लोग वापस भाग गए थे। उसके बाद लगभग हमारे देश के जो वीर सपूत थे उनके भी बलिदान हुए। तो बताया जाता है कि इस युद्ध में 525 से भी अधिक देश के उन सैनिकों ने बलिदान दिया जो देश के लिए शहीद हो गए। साथियों कुछ डेटा मैं लिख करके लाया हूं आप लोगों के लिए, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। हालांकि ये देखिए, इस चीज को आप लोग समझना थोड़ा सा। यह सबसे पहले कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ
MiG-27, MiG-29 का भी इस्तेमाल किया था। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए। इसके अलावा MiG-29 की सहायता से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज्यादा मोटार तोपों और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। युद्ध के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया गया। बताया ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। मतलब कि बहुत खतरनाक युद्ध था। लगभग 30,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था भारत के, और पाकिस्तान के मात्र 5,000 घुसपैठिए थे जिन्होंने पीठ पर वार किया था। उसके बाद साथियों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं, उन तारीखों के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। 3 मई 1999, ये वो तारीख है जिसमें मैंने बताया एक चरगाह, नामयाल नाम का एक चरगाह जो अपनी भेड़ और याक को चरा रहा था, उसको ये आतंकवादी पहली बार दिखाई देते हैं। यहाँ लिखा, एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तान सेना के घुसपैठ पर कब्जा जमा लेने की सूचना दी थी। 2 तारीख को उसका वो याक खो गया था, 3 तारीख को उसने आकर के सेना को बताया था। 5 मई को भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने के लिए पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 की हत्या कर दी। शुरुआत में 5 सैनिकों को शहीद कर दिया था जो पेट्रोलिंग के लिए गए हुए थे। उसके बाद 9 मई को पाकिस्तानियों ने गोलीबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद स्टोर नष्ट कर दिया था, जिसमें बताया जाता है कि 100 से भी अधिक करोड़ का असला बारूद था जिसको नष्ट कर दिया था। उसके बाद 10 मई को पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी द्रास, काकसार और मुश्को सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया था। 26 मई भारतीय वायुसेना को कार्यवाही के लिए आदेश दिया था। यानी दोस्तों 26 मई को वायुसेना ने भी जो है वो स्टंट लिया और भारतीय वायुसेना ने भी आगे बढ़ने के लिए इसमें हिस्सा लिया, भारतीय वायुसेना ने। ठीक, इसके बाद दोस्तों आप आगे आप लोग देख सकते हैं। हाँ, मैं अभी बताऊंगा उसके बाद देखो 27 मई को कार्यवाही में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया था। 26 जुलाई दोस्तों, यानी कि आज का दिन, कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के पूर्ण निष्कासन की घोषणा की थी और इसी दिन मनाया जाता है साथियों कारगिल विजय दिवस। इस दिन यह समाप्त हुआ था। इसमें मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया वायुसेना ने भी हिस्सा लिया था और नौसेना ने भी हिस्सा लिया था और थल सेना तो इसमें शामिल थी। तो थल सेना का जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन विजय, जो कि 19 मई को चला था 1999 में। 26 मई को ऑपरेशन सफेद सागर चलाया जो कि एंड था, बिल्कुल खत्म कर दिया था उन्होंने मामले को, है ना, जिसका नाम था सफेद सागर, वायुसेना के द्वारा चला गया। एक ऑपरेशन चलाया गया नौसेना के द्वारा जिसका नाम था ऑपरेशन तलवार। ये सारे के सारे ऑपरेशन चलाए गए थे। तो आई होप कि आपको ये कहानी बहुत बढ़िया लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भारत और पाकिस्तान के साथ जितने भी अभी तक विवाद हुए हैं मैं एक वीडियो में डिटेल सारे के सारे बताऊंगा, फिर एक एक करके वो सभी मैं और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, उसके बाद मैंने ये सारी चीजें आपको बताई दी हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, रेलवे या पुलिस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे कंपटीशन गुरु ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके बाद आपको रीजनिंग स्पेशल बैच, हिंदी स्पेशल बैच, इस तरह के बैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक नया बैच भी बहुत जल्द आने वाला है, इतिहास स्पेशल और भूगोल स्पेशल, यानी कि हिस्ट्री स्पेशल एंड जियोग्राफी स्पेशल, दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको और बहुत ही डिटेल में कवर करूंगा और बहुत ही स्पेसिफिक वे में कवर करूंगा, आसान भाषा में कवर करूंगा आपको। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इतिहास और भूगोल जैसे सब्जेक्ट भी आप मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कंपटीशन गुरु ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। और अन्य जानकारी के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई गलती हुई है मेरे से इस कहानी को पूरी को कंप्लीट सुनाने में तो उस
पूरी गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो भी मैंने गलती की है कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर जो है शेयर करना कि मैं यहाँ थोड़ी-सी मिस्टेक किया। हालाँकि मैंने कोशिश ये की है कि कोई भी गलती ना हो वीडियो में, लेकिन क्योंकि मैं इंसान हूँ और लगातार रिसर्च इधर-उधर से करता हूँ, छोटी-मोटी गलती कभी-कभार हो जाती है, तो उस चीज़ को इग्नोर किया करो, बस सिखाया करो कि यहाँ गलती थी, आगे से मैं कोशिश करूँगा सीखने की, क्योंकि आप लोग भी बहुत समझदार लोग हैं, कॉम्पिटिशन गुरु के जो दर्शक हैं, वाक़ई में बहुत समझदार हैं। मैं तो बहुत रिसर्च करके चीज़ों को बता रहा हूँ, लेकिन मैं इतना समझदार नहीं हूँ जितना आप लोग हैं। चलिए शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, साथियों, वंदे मातरम।